तो अभी हम लोग ने पढ़ा था कि इंडियन एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी 1950 से 1990 तक इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या पोजीशन था वो हम लोग ने जाना। एग्रीकल्चर का कंडीशन बहुत ही पुअर, बहुत ही वीक था उस टाइम पे, क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी यूज हुआ करती थी, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं थी, ओवर एक्सेस पॉपुलेशन जो है इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चर में, यानी 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन इंगेज थी एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर में। तो ये सब बहुत बड़े रीजंस थे जिसकी वजह से जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी या कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारे जीडीपी में वो बहुत कम था। इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ पॉलिसीज लाई एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ लाने के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज निकाली। पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की थी वो दो लेवल पे उसने काम किया, दो तरीके से उस पॉलिसी ने काम किया। पहली पॉलिसी थी लैंड रिफॉर्म पॉलिसी और दूसरा था ग्रीन रेवोल्यूशन। लैंड रिफॉर्म पॉलिसी और ग्रीन रेवोल्यूशन, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो प्राइमरी सेक्टर था, उसके स्टेट को जिस खराब कंडीशन में जो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे उसको इम्प्रूव करने में, उसको अच्छा करने में बहुत हेल्प हमारी की इन दो पॉलिसीज ने। तो एक एक करके देख लेते हैं कि क्या थी ये पॉलिसीज। पहली थी लैंड रिफॉर्म पॉलिसी। लैंड रिफॉर्म पॉलिसी में जो सबसे मेन रिफॉर्म था वो था इनको लेकर के, ये थे हमारे जमींदार और जागीरदार। ये लोग क्या करते थे, जो किसी को ज़रूरत के समय में पैसा दे करके या कोई भी उनको हेल्प करके उनकी ज़मीन के कागज ले लेते थे और फिर बाद में उनकी ज़मीन को अपने नाम पे करके और उन्हीं से उनकी ज़मीन पे काम करवाते थे, या उनसे उन्हीं की ज़मीन पे रेंट लिया करते थे, या उनका प्रोडक्शन ले लिया करते थे और खाली उनको ज़रूरत भर का दिया करते थे। और फार्मर्स चूँकि उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको बहुत ज़्यादा लीगल नॉलेज नहीं हुआ करती थी, और साथ ही में ब्रिटिशर्स जब थे तो वो बिल्कुल ही अगेंस्ट में थे फार्मर्स वगैरह के। तो उस वजह से क्या हुआ, इन्होंने अपना एक तरह से गुलाम बना लिया था लोगों को, और वो खुद की ज़मीन पे, उन्हीं की ज़मीन पे उनसे काम करवाते थे एज ए वर्कर, एज ए टेनेंट, और उनसे वो रेंट और बाकी चीज़ें लिया करते थे। और इस तरह से वो एक पीढ़ी को नहीं, वो कई पीढ़ी दर पीढ़ी को जो है काम करवाते रहते थे अपने अंडर में, तब भी जा करके उनका लैंड जो है वो फ्री नहीं हो पाता था जमींदार से, जागीरदार से। तो लैंड रिफॉर्म पॉलिसी में सबसे बड़ा जो एक पॉइंट जो गवर्नमेंट ने लिया अपने अंडर में वो था जमींदार और जागीरदार को हटाना, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को पूरी तरह से खत्म किया। इस जमींदारी सिस्टम को खत्म करने में लगभग 200 लाख 200 लाख टेनेंट्स, कितना बड़ा फिगर है, 200 लाख टेनेंट्स जो है वो जमींदारी सिस्टम से फ्री हुए। उन लोगों को अपनी अपनी खुद की ज़मीन मिली और फिर उन्होंने अपने खुद के ज़मीन पे एग्रीकल्चर या फार्मिंग करना शुरू किया। तो ये लैंड रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे ये हुआ कि 200 लाख कितना बड़ा फिगर हो गया, 200 लाख टेनेंट्स जो थे उनको, उनके जो लैंडलॉर्ड थे जो परेशान करते थे, ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन को हड़प के रखे थे, उनको उससे फ्री किया गया और उनको उनका रिस्पेक्टिव लैंड सबको दिया गया और वो फिर अपने खुद के लैंड पे खेती कर सकते थे। सबसे बड़ा ये था रिफॉर्म। इसमें एक पॉइंट और आता है, वो आता है लैंड सीलिंग का। लैंड सीलिंग, सीलिंग का मतलब है कि उसका हाईएस्ट लिमिट, सीलिंग मतलब ऊपर वाला जो होता है, उसकी सीलिंग यानी कि हाईएस्ट लिमिट को गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि कोई इंडिविजुअल आदमी, उसने फिक्स कर दिया कि इतनी सीलिंग होगी। सपोज 200 एकड़ ऑफ लैंड, 200 एकर्स ऑफ लैंड गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा कोई भी ज़मीन अपने पास इंडिविजुअल नहीं रख सकता है। नहीं तो पहले ज़मींदार क्या थे, कितनी भी ज़मीन अपने नाम पे रख लेते थे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर सीलिंग लगा दिया कि कोई भी आदमी इससे ज़्यादा ज़मीन रख ही नहीं सकता है। तो उसमें क्या हुआ कि जो ये कंट्रोल था कुछ ही लोगों के हाथ में, जो सारी ज़मीनें हुआ करती थी, वो सिस्टम जो है वहाँ पे ख़त्म हो गया और छोटे छोटे ज़मीन के जो है लोगों को रखना अलाउड था। छोटे छोटे टुकड़े ही वो रख सकते थे ज़मीन के, बहुत बड़ा पोर्शन जो है होल्ड नहीं कर सकते थे। तो इससे क्या हुआ कि उनको मजबूरी में, चाहते या ना चाहते हुए, अपने पास से
ज़मीनों का कंट्रोल को छोड़ना पड़ा। तो एक लैंड सीलिंग जो है फिक्स करना, लैंड होल्डिंग की मैक्सिमम कैपेसिटी जो किसी इंडिविजुअल की हो सकती है उसको फिक्स करने का जो काम था वो गवर्नमेंट ने किया। तो लैंड रिफॉर्म पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की। उसमें 2 मेजर स्टेप्स लिए, एक जमींदारी सिस्टम को ख़त्म करना, दूसरे लैंड सीलिंग लगाना। ये 2 काम गवर्नमेंट ने किए थे लैंड सीलिंग लैंड रिफॉर्म सिस्टम में। इसमें कुछ और है बुक में दिया हुआ, कोई और पॉइंट? नहीं, लैंड रिफॉर्म में इन पॉइंट्स के अलावा कुछ है। लैंड सीलिंग, जमींदारी सिस्टम, टेनेंट्स को उनकी जमीन वापस दिलाना, इसके अलावा भी कुछ है? बस यही सब है ना, कुछ और नहीं ना है? ठीक है। तो एक तरफ से लैंड रिफॉर्म लाने से क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया। दूसरा इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ जो आया एग्रीकल्चर सेक्टर में वो आया हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन से। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, जब हमारी जो पॉपुलेशन है वो 70% से ज़्यादा इंगेज थी एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर में, उसके बाद भी उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या था, बहुत ही लो था। जबकि बहुत हाई अमाउंट, मतलब आप कह सकते हैं कि 70% मतलब कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, 2/3 से भी ज़्यादा हो गया। पॉपुलेशन हमारी जो है इंगेज थी हमारी एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर में, उसके बावजूद जो कंट्रीब्यूशन था उसका जीडीपी में वो बहुत लो था। तो ये इंडिकेट कर रहा था कि बहुत ज़्यादा पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर को, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या लाया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या मेन उसका वो था, ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया, तो उसमें जो है हमारा हाई यील्डिंग वैरायटी के जो है सीड्स का इस्तेमाल शुरू किया गया, जिसमें कि उतना ही सीड डालने से पैदावार जो है ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो सीड्स जो होते थे वो हाई यील्डिंग वैरायटी के होते थे, ज़्यादा उपज उनकी थी और पहले से ज़्यादा उतने ही एरिया में पहले से ज़्यादा फसलें और अच्छी क्वालिटी की फसलें उगती थी। तो ज़्यादा क्वांटिटी भी होती थी, क्वालिटी भी बेटर होती थी, तो उन फसलों का दाम क्या हुआ, ज़्यादा मिलना शुरू हो गया किसानों को। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेन बेस था वो बेस था हाई यील्डिंग सीड्स का, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करना खेतों में, और उससे जो है नए या नए तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ज़्यादा क्वांटिटी में और बेटर क्वालिटी में फसलों को उगाना। तो ये मेन ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट था। मिड 1960s से मिड 1970s तक जो है फेज 1 चला था ग्रीन रेवोल्यूशन का। फिर 1970s के मिड से 1980s के मिड तक जो है सेकेंड फेज आया ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसमें भी इसी तरह से जो है ग्रोथ होती रही। जो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट उसमें भी हुआ हमारे प्राइमरी सेक्टर की तरफ से, एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ से। लेकिन ये पाया गया ओवरऑल कि क्या था, जो लोग थे वो इंगेज थे, जो वो बहुत ज़्यादा इंगेज थे जितने रिक्वायर्ड थे, जो कि अभी हमने पिछले पॉइंट्स में भी पढ़ा था कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व थे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जितने की ज़रूरत थी उससे भी ज़्यादा लोग वहाँ पे इन्वॉल्व थे। परसेंटेज के वाइज अगर हम देखें तो 1950 में जो है 67.5 लोग जो थे लगभग वो इंगेज हुआ करते थे एग्रीकल्चर में, और 1990 तक वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था, लगभग 5% से भी कमी गिरावट हुई उसमें, और 1990s के एंड तक भी 64-65% तक लोग जो है इन्वॉल्व थे हमारे एग्रीकल्चर में ही। तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्वमेंट अभी भी लोगों का जो है वो कम नहीं हुआ, जबकि ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी एक बढ़ाव आया। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ चुका था पहले से। लेकिन उस सब के बावजूद भी जो कंसंट्रेशन था पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर में, जो इंगेज थे एग्रीकल्चर में, उनके नंबर्स में, उनके परसेंटेज में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन उसके बावजूद भी इन 40 सालों में नहीं आया। लगभग आप कह सकते हैं कि इन 40 सालों में 5% के आसपास ही फॉल हुआ ये नंबर। अभी भी 64-65% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट और एग्रीकल्चर में ही हमारा इन्वॉल्व हुआ करती थी, एग्रीकल्चर में ही वो इंगेज थी प्राइमरी सेक्टर में।
तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी ग्रीन रेवोल्यूशन आने से काफ़ी चेंजेस हुए। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स का यूज़ हुआ। जो डिपेंडेंसी थी हमारी सिर्फ और सिर्फ मानसून पे, उसको हटा करके इरिगेशन पे डिपेंडेंसी लाई गई, यानी इरिगेशन फैसिलिटीज़ को मॉडर्नाइज किया गया। तो ये सब करने से ओवरऑल क्या हुआ, प्रोडक्शन जो है एग्रीकल्चर का वो बढ़ा और एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ आई। तो ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर की जो है वो दो वजहों से आई। दो बहुत इंपॉर्टेंट कारण थे एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए। पहला था लैंड रिफॉर्म और दूसरा था ग्रीन रेवोल्यूशन। इन दो कारणों से जो है काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने में हेल्प किया है। हाँ, मेन सीड्स के वजह से जो पैदावार बढ़ी प्रोडक्शन को लेकर के, उसको रेवोल्यूशन कहा गया। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जब कोई बहुत ही बड़ा बदलाव आ जाए कहीं पे, एकदम उसको बोलते हैं ना, इसलिए बोला जाता है रिवॉल्यूशनरी, मतलब कि एकदम बहुत ही अलग सा बदलाव आ गया, जो मतलब पहले कभी नहीं देखा गया था। बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे, बड़े लार्ज स्केल पे कोई बदलाव आ जाए तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए कहा गया क्योंकि ये प्रोडक्शन से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, इसलिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। तो ये बहुत ही बड़े लेवल पे क्या हुआ था, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी जो थी इंडिया की, वो बढ़ गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद से। यानी 1960s के मिड से लेकर के अगर हम कहें तो 1990 तक में काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंज आ चुका था प्रोडक्शन में, क्योंकि जो सीड्स वगैरह थे वो काफ़ी हाई क्वालिटी के यूज़ हो रहे थे। लेकिन सिर्फ सीड पे अगर हम कहें तो सिर्फ सीड की वजह नहीं थी, सीड के संग संग मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी यूज़ की गई, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को भी बेटर किया गया, फार्मर्स को भी एजुकेटेड किया गया उनके फसलों के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ जो ये था लैंड रिफॉर्म, जिससे लोगों को अपना लैंड वापस मिल गया ज़मींदार तो जागीरदार से, उस सब मिला करके ओवरऑल इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन में डिफरेंस आया क्रॉप्स के, तो उसीलिए उसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। ठीक है, और कोई पॉइंट है इसमें? और कोई पॉइंट तो नहीं है इसमें। चलो ठीक है, इसको छोड़ो, यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको।